ठीक है। देखिए, आज हम आप लोगों को काव्य गुण या शब्द गुण पढ़ाएंगे। शब्द गुण हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। साहित्यकारों ने बड़े ही रोचक ढंग से काव्य गुणों का वर्णन किया है। वो कहते कविता कामनी, कविता को कामनी माना गया है। वैसे तो कामनी एक स्त्री को कहा जाता है, किंतु कविता कामनी का मतलब है कविता भी एक स्त्री की तरह है। जिस प्रकार एक स्त्री को सजाने के लिए, उसको सुसज्जित करने के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाह्य तन को सुसज्जित करने के लिए आभूषण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कविता को बाह्य रूप से सौंदर्यता प्रदान करने के लिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। कविता का बाह्य रूप अलंकारों से सुसज्जित होता है, तो कामनी अर्थात स्त्री का बाह्य रूप आभूषणों से सुसज्जित होता है। किंतु किसी भी स्त्री या कविता में बाहर की सौंदर्यता आने मात्र से वो चीज सुंदर नहीं हो जाती, वो स्त्री सुंदर नहीं हो जाती केवल बाहर की सजावट से। साहित्यकारों ने तो ये माना है कि बगैर आंतरिक सौंदर्यता के ना तो कामनी सुंदर होती है और ना ही कविता सुंदर होती है। जब तक आंतरिक सौंदर्य नहीं आता है तब तक कोई भी वस्तु में सुंदरता का सही और सटीक प्रदर्शन नहीं होता है। साहित्यकारों ने कहा है कि सुंदरता का सजीला भाव बगैर मनोभावों और आंतरिक गुणों के स्पष्ट नहीं होता। संस्कृत में कहा गया है, गुणीनाम चा निर्गुणनाम चा दृश्यते महद अंतरम, अर्थात जो गुणी और जो निर्गुण होते हैं, ये जब तक इनके अंदर गुण नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार का उनका सौंदर्य दिखाई नहीं देगा। हम मान लेते हैं कि एक अनपढ़ और अनट्रेंड, अप्रशिक्षित, असभ्य किसी स्त्री को चाहे जितने अच्छे आभूषण पहना दो, उसको बहुत सुंदर वस्त्र पहना दो, बहुत अच्छा मेकअप कर दिया जाए, किंतु वो स्त्री वास्तविक रूप से सुंदर नहीं लगेगी। वास्तविक सुंदरता कब होती है? जब उसके अंदर भाव हो और गुण हो। बाह्य सौंदर्य के अनुरूप ही यदि भाव और गुण हैं तभी वो सुंदर लगती है, अन्यथा वो सुंदर नहीं लगेगी। तो आज हमारे कवियों ने ये कहा है, साहित्यकारों ने कहा है कि कविता कामनी का जो बाह्य सौंदर्य है वो अलंकारों से सुसज्जित हो जाता है, लेकिन आंतरिक सौंदर्यता देने के लिए हमें गुणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बगैर गुण के कविता सुंदर नहीं हो सकती है। इसलिए काव्य में आचार्य दंडी ने 10 गुण बताए हैं कि काव्य में कितने गुण होते हैं। 10 गुण होते हैं। भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया है कि काव्य में 24 प्रकार के गुण होते हैं, किंतु हिंदी साहित्य में केवल 3 गुणों को माना गया है, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। अगर क्रम की बात की जाए तो माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये 3 गुण ही हिंदी साहित्य में कविता की आंतरिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो आज हम इन तीनों गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम इसका पहला गुण है माधुर्य गुण। माधुर्यता का अर्थ होता है मिठास, मधुरता, यही इसका भाव है। मधुरता के भाव को माधुर्य गुण कहते हैं।
मिठास अर्थात कर्ण प्रियता ही इसका मुख्य भाव होता है। हमारे अंदर जब मिठास के भाव, कानों को प्रिय लगने वाले भाव जागृत होने लगते हैं तो वहां माधुर्य गुण होता है। जिस काव्य के श्रवण से, जिस काव्य के श्रवण से, श्रवण मीन्स होता है सुनना, जिस काव्य के सुनने मात्र से आत्मा द्रवित हो जाए, हमारी आत्मा पिघल जाए, मन आप्लावित हो जाए और कानों में शहद घुल जाए, वही माधुर्य गुण होता है। यह गुण श्रृंगार एवं शांत रसों में पाया जाता है। कभी कभी करुण में भी आ जाता है, लेकिन ये मुख्यतः श्रृंगार और शांत रस में पाया जाता है। यहां पर कुछ इसमें निषिद्ध बातें भी है और कुछ आवश्यक बातें भी है। पहली बात है कि इसका नाम है माधुर्य गुण, और मधुरता का संबंध कोमलता से होता है, कठोरता से नहीं। इसलिए माधुर्य गुण में कभी भी कठोर वर्ण, संपूर्ण टावर्ण, ट, ठ, डा, ढा, ये जो लिखे हुए हैं यहां पर हमने लिखा है, संपूर्ण टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, ड़ा के शब्द नहीं होने चाहिए। ये कठोर वर्ण में आते हैं। हिंदी साहित्य में इनको कठोर वर्ण माना गया है। आपने कभी भी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखा हो, उसमें वर्णों की सा रे गा मा पा धा नी सा जो स्वर होते हैं, उनमें कुछ कठोर होते हैं और कुछ कोमल होते हैं। कोमल जो स्वर होते हैं, उन कोमल स्वरों का प्रयोग श्रृंगार रस में या फिर माधुर्य गुण के साथ किया जाता है। दूसरी बात इसमें माधुर्य गुण की दूसरी बात है, लंबे लंबे सामासिक पदों एवं अनुनासिक वर्णों से युक्त अत्यंत दीर्घ संयुक्ताक्षर नहीं होना चाहिए। यह इसकी दूसरा निषिद्धता है इसकी। किंतु तीसरी आवश्यकता इसकी है, कोमल कांत मृदु पदावली का एवं कोमल वर्णों का, का, ग, ज, दा आदि वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। माधुर्य गुण में का, गा, जा, दा इन वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण में कहा जा रहा है, छाया करती रहे सदा तुझ पर सुहाग की छाह। छाया करती रहे सदा तुझ पर सुहाग की छाह, सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की बाह। इस कविता को, इस दोहे को सुन करके किसी भी बाला या वधू का मन प्रफुल्लित हो जाएगा, और यही माधुर्य गुण का भाव है। मन में मधु का संचार हो जाएगा, यह माधुर्य गुण का भाव है। विद्यार्थियों, अगला गुण आता है ओज गुण। अब हम ओज गुण पढ़ेंगे। प्रसाद गुण अंतिम है। ये ओज गुण, हम माधुर्य गुण आपको बता चुके हैं और अब ओज गुण की बारी है। प्रसाद गुण इसके बाद बताते हैं। तो ओज गुण का संबंध उत्तेजना से होता है, मन की उत्तेजना वृत्ति से इसका संबंध होता है। ओज गुण अर्थात हमारे अंदर उत्तेजना को बढ़ा दे। जब हम काव्य को पढ़ें, सुने, तो हमारे मन में उत्तेजना की वृत्ति का विकास होता है। उत्तेजना की वृत्ति जब बढ़ने लगती है तो वहां ओज गुण होता है। आपने आदिकालीन काव्य में पढ़ा होगा, हमने पिछले वीडियो में दिया भी है उसको। आदिकालीन काव्य को में वीर गाथा काल काव्य था, उसमें रासो ग्रंथों की प्रधानता रही, और जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे के सारे ओज गुण से युक्त हैं। पहले तो कवियों को दरबार में वीर गाथा काल में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से
सैनिकों में ओज का संचार करें, जिससे सैनिक शत्रु सेना पर टूट पड़े। तो आज हम जब ओज गुण की बात करते हैं तो जिस काव्य रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा हो वहां ओज गुण होता है। कविता को पढ़ी और हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, वो होता है ओज गुण। ओज का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, मन में उत्तेजना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। वीर रस इस गुण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्तेजना तो है और वीरता नहीं है तो आप कैसे लड़ोगे, आएगी नहीं उत्तेजना। तो वीर रस इसकी आवश्यकता होती है। इसमें कुछ आवश्यक बातें हैं। रचना की शैली एवं शब्द योजना दोनों का ही सुगठित एवं सुनियोजित होना आवश्यक होता है। जो भी रचना ओज गुण युक्त रचना है उसकी शैली सुगठित हो और सुनियोजित हो। इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं होती है कि शैली के साथ समझौता किया जाए, उसके गठन के साथ समझौता, यानी सीधा सीधा अगर हम कहें तो इसमें शिथिलता नहीं होना चाहिए। इसकी रचना में किसी प्रकार की शिथिलता या रुकावट नहीं होना चाहिए। इस ओजगुण युक्त रचना में कठोर वर्ण, जिसको हम टावर्ण बोलते हैं, टावर्णों का प्रयोग होना या इसी प्रकार के अन्य कठोर वर्ण जो होते हैं उनका प्रयोग आवश्यक है। यहां हम एक उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण हम के द्वारा हम आप लोगों को इसको समझाते हैं। सबसे पहला है, महलों ने दी आग, महलों ने दी आग झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। यहां ओज आता है, महल अर्थात राजाओं के थी, उन्होंने क्या दी, आग दी, और ज्वाला कहां भड़कने लगी थी, झोपड़ियों में अर्थात प्रजा में ज्वाला भड़कने लगी थी। और यह स्वतंत्रता की चिंगारी जो थी वो कहां से आई थी, अंतरतम, हृदय के सबसे अंदरूनी भाग से आई थी। यानी हमारा हृदय चाहता था कि अब हम स्वतंत्र हो जाएं। इसमें ओजगुण है। अगला है, हिमाद्री तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें भी ओजगुण ये हमको बता रहा है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग पर, हिमालय के ऊंचे ऊंची चोटियों से हिमाद्री तुंग श्रृंग पर श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, वहां चैतन्य, प्रबुद्ध मीन्स चैतन्य, शुद्ध जो भारतीय थे, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, अपने स्वयं से प्रकाशित होकर के, स्वयं से ज्योतिर्मान होकर के कह रहे हैं कि अब स्वतंत्रता पुकार रही है, हमें देश के लिए मर जाना चाहिए, देश के लिए बलिदान हो जाना चाहिए, लेकिन अब हमें स्वतंत्रता को लेकर ही आना। यहां पर तीसरा और अंतिम गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ होता है शुद्धता, निर्मलता, प्रसन्नता। यह प्र धातु से बना है तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता, जिसको हम शुद्धता कह के संबोधित कर रहे थे, निर्मलता। जिस काव्य को सुनते या पढ़ते समय, जिस काव्य को सुनते या पढ़ते समय